यूपीएससी और अलग अलग स्टेट पीएससी के स्टूडेंट को मैं पिछले 10 साल से मेंटोर कर रहा हूं। जो एग्जाम है ये थ्री स्टेज का एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। राइट। जो प्रीलिम्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि जीएस पेपर 1 में उसके मार्क्स ऐड होते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको मेंस लिखने का मौका मिलता है, आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है। हर एक सेक्शन के आपको जो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है। और हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक राय वेलकमिंग यू ऑन नॉर्थ ईस्ट पीएससी। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और ये जो सेशन मैं आपके लिए लेकर आज आया हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो अगर आप एस्पिरेंट हैं और आप एपीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं तो आप इस सेशन को पूरा देखिए, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। दिस इज नॉट अ यूजुअल सेशन। कल एपीपीएससी ने, जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसने कल कैलेंडर इशू किया 2026 के लिए, राइट, जिसमें अब जो है पिक्चर काफी क्लियर हो गई है। आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम है, एपीपीएससी प्रीलिम्स, वो सितंबर में होने वाला है और दिसंबर में आपका मेंस होने वाला है। तो अब टारगेट आपके बिल्कुल सामने है, राइट। एंड दिस इज द टाइम टू डिस्कस दिस थिंग इन डिटेल, राइट। इस पूरे एग्जामिनेशन को, इसके पैटर्न को, कैसे इस एग्जाम को टारगेट करना है, ये जो है ये बिल्कुल, मतलब ये आपके लिए एक खुशखबरी की तरीके से है। ये 2026 ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब एक एस्पिरेंट के लिए इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है कि आप इतने समय से वेट करते हैं इस एग्जाम का, और इसका जो है अब आपके सामने क्लियर पिक्चर है कि सितंबर में ये एग्जाम होने जा रहा है, राइट, और दिसंबर में इसका मेंस है। और इतना पहले से आपको पता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप साइंटिफिक तरीके से इस एग्जाम को अप्रोच करें तो, राइट। और वो कैसे करना है वही आज हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन, राइट। डिटेल एनालिसिस ऑफ एपीपीएससी एग्जाम, स्ट्रेटेजी, प्रिपरेशन, प्लान एंड रोड मैप। ओके, तो ये जो है ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, यही इस सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके, तो शुरू करते हैं। और ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में। जो मेरी जर्नी है उसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। जर्नी एज एन एस्पिरेंट और जर्नी एज अ मेंटोर, एज अ टीचर भी, राइट। मतलब 2010 में मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया। उसके बाद चूंकि मैंने नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई किया है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया, यूपीएचईएससी, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन। देन यूपीपीएससी के मैंने इंटरव्यूज दिए। लेकिन जो बात इसमें ज्यादा काम की है और जो अभी मेरी पहचान है, जिस रूप में आप मुझे जानते हैं, वो ये है since last 10 years I am mentoring students, right। तो यूपीएससी और अलग अलग स्टेट पीएससी के स्टूडेंट को मैं पिछले 10 साल से मेंटोर कर रहा हूं, राइट। और उसी सीक्वेंस में आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। ओके, तो डिस्कस करते हैं मेरे बारे में। तो क्या ही ज्यादा बात करना, जो मेन हमारा टारगेट है हम उसकी बात करते हैं। ओके, 2026 एपीपीएससी एग्जाम प्लान ऑफ एक्शन, राइट। देखो, पहली बात कि ये जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि हम एक बार फॉर्म निकल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, उसके बाद हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें, राइट। ये इस तरह का एग्जाम तो है नहीं। इसके लिए आपके पास एक डिटेल प्लानिंग होनी चाहिए। और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम श्योर आपके मन में एक रोड मैप होगा भी, राइट।
तो मेरा काम बिल्कुल आपको जीरो से बताना नहीं है, बस उसी को एनरिच करना है, राइट। अगर आप कहीं पे कंफ्यूज है, कोई एम्बिग्विटी आपके दिमाग में है, तो इस वीडियो को देखने के बाद ऐसी कोई एम्बिग्विटी नहीं रह जाएगी। एट लीस्ट दिस मच आई कैन प्रॉमिस यू, राइट। ये जो एग्जाम है, ये थ्री स्टेज का एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, राइट। प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, एक होता है आपका जीएस पेपर, जीएस जो आपका फर्स्ट पेपर है जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं 200 मार्क्स के। सेकंड जो होता है वो होता है आपका सीसेट का पेपर, उसमें भी वो भी 200 मार्क्स का है, जिसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स होते हैं, राइट। इसमें इसमें जो आपका जीएस पेपर 1 है, उसके जो मार्क्स होते हैं वो तो काउंट होते हैं, राइट। जो सीसेट है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब उसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, बट उससे पहले तो सीसेट का ही पेपर चेक किया जाएगा, राइट। अगर उसमें आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तब तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर गया, राइट, क्योंकि वो क्वालिफाई होना चाहिए, ओके। और उसमें जो है आपको 1/3, मतलब उसमें आपको मिनिमम कट ऑफ क्लियर करनी होती है। आपको 200 मार्क्स में से, जस्ट अ मिनट, आपको 200 मार्क्स में से 66 पॉइंट समथिंग, केवल इतने ही मार्क्स आपको लाने हैं, मतलब आउट ऑफ 100 आपको 33 क्वेश्चंस उसमें सही होने चाहिए, राइट। और ये चूंकि क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, तो फिर 33 के बाद आप चाहे जितना भी कर दे, उसमें केवल ये चेक किया जाएगा कि आपने मिनिमम कट ऑफ क्लियर कर लिया नहीं, राइट। अब देखो यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सीसेट को भी आपको हल्के में नहीं लेना है। एक बार आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखिए, अगर आपको लगता है कि सीसेट पे आपकी अच्छी कमांड है, राइट, मतलब जो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये जो उसमें पूछा गया है, आप उसे एक बार खुद सॉल्व करिए, राइट। और आप अगर 33 क्रॉस कर देते हैं विदाउट एनी प्रिपरेशन, तब तो ठीक है। और उसमें भी ये रिस्क भी बना रहता है, क्योंकि जैसा कि यूपीएससी में देखा जा रहा है, और एपीपीएससी तो बिल्कुल यूपीएससी के ही पैटर्न को, ये तो बिल्कुल डिक्टो सिलेबस ही बिल्कुल वही है, उसी की फोटोकॉपी है, राइट। अब अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है सीसेट में, अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसमें भी रिस्क हो सकता है, या इस सेक्शन पे मेरी उतनी कमांड नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि चाहे आपका पूरे सिलेबस पे कितना भी ज्यादा कमांड हो, आपने कितनी भी ज्यादा प्रिपरेशन की हो, लेकिन अगर सीसेट में ही आप स्टक कर गए तो वो सारी प्रिपरेशन आपकी वेस्ट हो जाएगी। तो एट लीस्ट इतना होना चाहिए कि आप उसमें जो आपका कट ऑफ है, आप वो कट ऑफ क्लियर कर लें, और वो भी केवल बॉर्डर लाइन पर ना हो। मतलब 33 है तो ये नहीं कि 33 ही करेंगे, मतलब 40-50 आप अराउंड कर दे, ताकि आपको वो टेंशन ना रहे उसका, ओके। और ये हो सकता है, ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बस थोड़े से प्रैक्टिस की, और अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाए तो इसमें कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, राइट। तो वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, वो केवल आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 1, उससे ही आपकी मेरिट डिसाइड होती है, मतलब आपको मेंस लिखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो डिसाइड करता है जीएस पेपर 1, जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं जीएस के, राइट। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है, ओके। जिसमें बेसिकली जो क्वेश्चंस है वो कहां से आते हैं, जो आपका प्रीलिम्स है, उसमें इतने सेक्शंस को आपको कवर करना है, राइट। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर आपका स्टेट स्पेशल, मतलब स्टेट सेंट्रिक जो क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्थ ईस्ट एंड अरुणाचल, लैंड एंड पीपल, देन हिस्ट्री एंड कल्चर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, करंट अफेयर्स, राइट। इतने सारे सेक्शंस जो है वो आपको कवर करने हैं प्रीलिम्स के लिए, राइट।
इनसे जो है वो आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, राइट। अब देखो, इसमें भी जो कमीशन है उसके पास पूरा राइट होता है, कभी इसमें से किसी भी सेक्शन के क्वेश्चन वो ज्यादा भी कर सकते हैं और किसी सेक्शन से कम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, इकोनॉमी, सोसाइटी, जो 100 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो इतने सारे सेक्शंस में डिवाइड कर दिए जाएंगे और एक एवरेज, तो हर सेक्शन से 12-15 ऐसे 12 to 15 क्वेश्चंस, ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। आपको पढ़ना तो सब है, आपको कवर तो सब करना है, लेकिन जो क्वेश्चंस है वो कमीशन के पास ये राइट होता है कि वो किसी सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है किसी पर्टिकुलर ईयर के पेपर में, और किसी सेक्शन से कम क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे हो सकता है कि 2024 में किसी सेक्शन से अगर ज्यादा क्वेश्चन आए हैं और आप वो दिमाग में लेके जा रहे हैं कि हाँ ज्योग्राफी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे, तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, और मुझे जो है ज्योग्राफी फोकस करना है, तो मैं ज्योग्राफी कर लूं, 1-2 सेक्शन और कर लूं, तो मेरा जो है आराम से मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा आपके साथ धोखा भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि जब आप अपेयर होने जा रहे हो तब ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कम हो जाए। इसको डिटेल में मैं आगे डिस्कस करूंगा, राइट, कि किस तरीके से ट्रेंड चेंज होता है और कैसे जो है किसी भी सेक्शन का इंपॉर्टेंस जो कमीशन है वो बढ़ा सकती है और कम कर सकती है, राइट। ऐसे में आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास यही ऑप्शन होता है कि आप सारे ही सेक्शंस को करके जाएं, राइट। आप ये रिस्क नहीं ले सकते कि हम ये सेक्शन छोड़ देते हैं, या अगर लास्ट ईयर के पेपर में इस सेक्शन से क्वेश्चन नहीं आए थे तो मैं इस सेक्शन को अवॉइड करके चला जाऊं, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जब आप अपेयर होने जा रहे हो तो फिर उसी सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आ जाए, राइट। तो ये सारे ही सेक्शंस पे आपकी कमांड होनी चाहिए, राइट। नाउ ये 2024 में इसमें क्या क्या नया ऐड किया गया? प्रीलिम्स जीएस में हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्लस अरुणाचल, लैंड एंड पीपल इंक्लूडिंग इकोनॉमी एंड हेरिटेज, इसका वेटेज बढ़ा दिया गया। मतलब ये अलग से मेंशन कर दिया गया कि प्रीलिम्स जीएस में नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री, अरुणाचल, ये अलग से पूछा जाएगा। ओके, देन एस्से पेपर, अब ये मेंस की बात है, राइट। ऐसे आपके मेंस में आएगा, इसमें भी अलग से अरुणाचल फोकस सेक्शन, मतलब ऐसे 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, राइट। तो इसमें एक सेक्शन में, सेक्शन बी में एक ऐसे जो होगा वो स्टेट सेंट्रिक होगा, 125 मार्क्स का, राइट। देन जीएस पेपर 1, तो इसमें भी स्टेट स्पेसिफिक ज्योग्राफी, रिसोर्स, बायोडाइवर्सिटी, हैजार्ड्स, इकोनॉमी, सोसाइटी, ये अलग से मेंशन कर दिया गया एक्सप्लिसिटली, राइट। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कैसे एपीपीएससी में जो स्टेट सेंट्रिक क्वेश्चंस है उनका इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, जो अरुणाचल स्टेट स्पेशल जो सेक्शन है उसका वेटेज बढ़ रहा है, राइट। यहां पे हमारे वहां हमने एनईपीएससी में इस पे हम पूरा फोकस कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि किस तरीके से जो स्टेट सेंट्रिक क्वेश्चंस है उस पर हम लगातार अपडेट देते रहते हैं, उस पर लगातार हमारे वीडियोस आते हैं। तो केवल आप उन वीडियोस को भी फॉलो कर रहे हैं तो जो नॉर्थ ईस्ट और स्पेशली अरुणाचल प्रदेश, उसके जो अफेयर्स हैं उसके बारे में आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन, एक अच्छा फाउंडेशन बन रहा होगा, राइट। तो इस पे जो है हमारा क्लियरली एक अलग से हम इस पे एम्फेसाइज करते हैं। ओके, बाकी जो ये आपके कन्वेंशनल सेक्शन है ये तो हम डिटेल में करेंगे ही करेंगे। ओके, देन अब देखो, ये जो प्रीलिम्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि जीएस पेपर 1 में उसके मार्क्स ऐड होते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको मेंस लिखने का मौका मिलता है, आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है। सीसेट क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसमें आपको मिनिमम कट ऑफ क्लियर करनी है, मतलब 33, पहले ही बता दिया गया है कट ऑफ कितनी है, तो 33 आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस यू हैव टू अचीव दिस वाटरशेड 33 क्वेश्चन, राइट।
तो 33 क्वेश्चंस आपको क्लियर करने हैं। उसके बाद 33%, राइट। 33% जो है वो आपका सीसेट में होना चाहिए। तो सीसेट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ओके, सीसेट इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, लेकिन इसे भी आप इग्नोर कर नहीं सकते, क्योंकि अगर ये 33% अगर यही आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, प्रीलिम्स की, मेंस की, क्योंकि फिर उसके बाद तो फिर कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। ओके, देन आपका जो जो जीएस पेपर 1 है, ओके, जो आपका जीएस पेपर 1 है उसमें उसके मार्क्स जो है वो ऐड होते हैं, और प्रीलिम्स जो है आपको उसके स्कोर के बेस पे ही क्वालिफाई कराया जाएगा। ओके, अब देखो उसमें लगभग, लेट से, वैसे तो यहां भी कमीशन के पास पूरे राइट होते हैं कि वो इसे चेंज कर सके, लेकिन कन्वेंशनली यूपीएससी में भी और बाकी स्टेट पीएससी में, एपीपीएससी में भी, राइट, जितनी वैकेंसी है उसके 12 टाइम्स जो है वो बच्चे प्रीलिम्स में क्वालिफाई कराए जाते हैं। जैसे अगर लेट से फॉर एग्जांपल अगर 100 वैकेंसी आती है, अगर 100 वैकेंसी है तो आप इसे 12, तो मान लो कि 1200 जो है वो कैंडिडेट प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई कराए जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से होता है, मतलब इतने बच्चों को मेंस लिखने का मौका मिलेगा, तो रफली जो है वो 12 होता है, जितनी वैकेंसी है उसका 12 गुना। लेकिन ये चेंज हो सकता है, यहां भी कमीशन के पास राइट होता है, वो कभी कभी ज्यादा रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, राइट। अब देखो इसमें आपको जगह बनानी है, पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि आपको इसमें आना है, राइट। भाई मेंस लिखने का मौका तभी तो मिलेगा, और कंपटीशन यहां से ही शुरू हो जाता है, राइट। प्रीलिम से ही कंपटीशन शुरू हो जाता है। अगर मैं आपको प्रिसाइजली दिखाऊं, टू 2024, अब देखो 2024 में इन 2024 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी? 140, राइट। और कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया था? 22,800, राइट। 22,800 कैंडिडेट, इतने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। देन 17,000 कैंडिडेट अपेयर्ड, मतलब कितने लोग फॉर्म फिल करते हैं इससे क्या ही मतलब है, इंपॉर्टेंट क्या है कि कितने अपियर हो रहे हैं एग्जाम में, राइट। तो ये लगभग ये रेशियो हर एग्जाम में होता है, यहां तो फिर भी ज्यादा बच्चे अपेयर होते हैं। अगर आप यूपीएससी में देखें तो ये लगभग 50% हो जाता है, ठीक है, 50 to 60%। तो जितने, अगर 5 लाख बच्चे अगर वो अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो एग्जाम में अपेयर होंगे 3 लाख समथिंग, राइट। तो यहां पे जो है 17,000 इतने बच्चे, इतने कैंडिडेट एग्जाम में अपेयर हुए, जिनमें प्रीलिम्स कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया? 1660, राइट। तो जो रेशियो मैंने आपको बताया कि जैसे अगर 100 सीट है तो 1200 बच्चे जो है वो क्वालिफाई करेंगे प्रीलिम्स, राइट। तो यहां पे 140 सीट है, तो लगभग उसका 12 टाइम्स, तो 1660 इतने बच्चों ने जो है वो प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। अगर आप प्रिसाइजली जानना चाहते हैं तो ओनली 7.2% पास द प्रीलिम्स एंड अलाउड टू टेक मेंस एग्जाम, राइट। 92% रिजेक्टेड एट द प्रिलिमिनरी स्टेज ओनली, राइट। जितने बच्चे अपेयर हो रहे हैं उनमें से 92% तो पहले स्टेप, जो पहला स्टेज है आपका प्रिलिमिनरी स्टेज, उससे ही बाहर हो जा रहे हैं। तो इससे आपको इस एग्जाम के ग्रेविटी का अंदाजा आप लगा सकते हैं, इसके टफनेस लेवल का आप अंदाजा लगा सकते हैं, राइट। तो ये ऐसा एक्चुअली होता क्या है, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आप इसमें इस तरीके से प्रेडिक्ट करके नहीं जा सकते हैं कि
किस सेक्शन से इसमें बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि जैसा मैंने बताया कि आपने 1 साल के पेपर को उसके पैरामीटर पे आपने प्रिपरेशन शुरू किया कि हाँ लास्ट ईयर में इस सेक्शन से इतने क्वेश्चन आए थे, इस सेक्शन से इतने क्वेश्चन आए थे, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं भी प्रिपेयर कर लेता हूं। लेकिन ये हमेशा ऐसा रिपीटिशन नहीं होगा। आयोग के पास जो आपका कमीशन है, उसके पास द कमीशन हैज ऑल द राइट रिजर्व टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम एनी सेक्शन, राइट। अब ऐसे में जो है आपके साथ धोखा हो सकता है, ओके, क्योंकि जो ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी है वही इस एग्जाम को टफ बनाती है। अगर ये इतना प्रेडिक्टेबल होता तब इसमें फिर ऐसी दिक्कत ही क्या होती, फिर तो सभी क्वालिफाई कर लेते। लेकिन ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, राइट, कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, किस सेक्शन से टफ क्वेश्चन आ जाएगा, ये जो है वो एक्चुअली इस एग्जाम को टफ बनाता है, राइट। और इसके लिए आप लास्ट मोमेंट में अपना एम नहीं बना सकते हैं, आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ के आप यहां पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, राइट। दिस इज फैक्ट, बिटर फैक्ट बट फैक्ट। तो इसके लिए, और यू आर फॉर्चुनेट कि आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर जो है वो मतलब प्रीलिम से कम 8 महीने पहले, राइट, 8 से 9 महीने पहले ही जो कमीशन है उसने आपको एग्जामिनेशन कैलेंडर इशू कर दिया, राइट। तो यू हैव सफिशिएंट टाइम, राइट, यू हैव एनफ टाइम, सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर दिस एग्जाम, प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे, राइट। आप अभी अगर स्टार्ट करें एक साइंटिफिक तरीके से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस एग्जाम के साथ जस्टिस कर सकते हैं। अभी आपके पास इतना समय है, राइट। और यही हमारा एम भी है, ओके, कि ये जो जर्नी है इसमें हम आपकी पूरी हेल्प कर पाए, राइट। मतलब जो भी आप अपना एफर्ट डालें वो इस वजह से न वेस्ट हो जाए कि आपको सही गाइडेंस नहीं मिली, राइट। काफी कुछ तो हम अपने YouTube चैनल पे ही काफी कुछ हम आपको फ्री में ही कितना ज्यादा कंटेंट दे देते हैं, राइट। तो आप उसका तो हेल्प ले ही सकते हैं। बाकी इसमें आप सारी चीजें जो है आपको स्ट्रक्चर्ड वे में मिले, राइट, आपको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े, ये हमारी कोशिश होती है, ओके। प्रीलिम्स में पॉलिटी एंड गवर्नेंस, हिस्ट्री, ये सारे सेक्शन मैं लेता हूं। बाकी हर एक सेक्शन के आपको जो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है वो आपको मिलेंगे, ठीक है। और जो पूरे कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से हम इसमें कवर करेंगे, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रीलिम्स। तो इसमें हम एश्योर करेंगे कि आपका जो भी कट ऑफ है, राइट, आई थिंक पिछली बार 52 समथिंग ऐसे गई थी, तो जो भी कट ऑफ है उससे आपके कम से कम 5, 7, 10 क्वेश्चंस ज्यादा रहे, ओके। क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्रीलिम्स में आप बॉर्डर लाइन पे हैं, अब खुद देखो दिसंबर में मेंस होना है, सितंबर में प्रीलिम्स, अगर आप प्रीलिम्स में बॉर्डर लाइन पे हैं तो इसमें क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा प्रीलिम्स आपने एग्जाम दिया और जो रिजल्ट आउट होगा प्रीलिम्स का, उसके बीच में जो गैप है आप उस टाइम को ही यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। आपके मन में डायलेमा रहेगा कि पता नहीं मेरा कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं, मेरा प्रीलिम्स होगा कि नहीं, राइट। उसके बाद अगर आपका चाहे हो भी जाए, राइट, लेकिन उतना समय जो वेस्ट हो गया इस डायलेमा की वजह से वो तो वापस नहीं आ सकता, राइट। और वो टाइम बहुत ज्यादा प्रीसियस होता है। जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का टाइम होता है उसमें 2-3 महीने में जितनी पढ़ाई हो जाती है वो नॉर्मल, वो आप 10-12 महीने में नहीं कर पाते हैं नॉर्मल डेज में, राइट, क्योंकि टारगेट बिल्कुल आपके सामने होता है, ओके। तो ये साइकोलॉजिकल है, सबके साथ होता है, ओके। तो वो टाइम को जो है आप अच्छे से यूज कर पाएंगे अगर प्रीलिम्स देने के बाद आपको ये कॉन्फिडेंस है कि इसमें जो है मेरा बिल्कुल से क्लियर हो रहा है, इसमें कहीं कोई सस्पिशन नहीं है, राइट। और हमारा टारगेट है कि हम आपको बिल्कुल एग्जाम रेडी कर दें, मतलब आपको इस तरीके से प्रिपेयर कराया जाए कि प्रीलिम्स की जो भी कट ऑफ हो उससे कम से कम आपके 5 to 10 क्वेश्चंस अधिक हो मिनिमम कट ऑफ से, राइट। और एक बात और है, आपको प्रीलिम्स को अप्रोच कैसे करना है। देखो, कभी भी आपको इमेजिनरी कट ऑफ लेके एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाना है, राइट। इमेजिनरी कट ऑफ मींस कि पिछली बार इतना गया था
तो मतलब मुझे कम से कम इतना तो करना है, क्योंकि वहां पे नेगेटिव मार्किंग है, राइट। नेगेटिव मार्किंग है मतलब 3 क्वेश्चन पे आपके 1 क्वेश्चन के पूरे मार्क्स कट जाएंगे, राइट। 0.66 मार्क्स आपके 1 क्वेश्चन गलत करने पे कट जाएंगे। तो आप पता चला कि पेपर, क्योंकि हर पेपर अपने आप में अलग होता है, तो पेपर उस साल का, वो पर्टिकुलर ईयर का पेपर, जैसे आप 2026 को टारगेट कर रहे हैं, लेट्स से मैं 226 की बात कर रहा हूं, कि हो सकता है कि 226 का पेपर, उसका टफनेस लेवल थोड़ा सा ज्यादा हो, राइट, क्वेश्चंस ज्यादा टफ हो, लेकिन आप अपने मन में एक इमेजिनरी कट ऑफ लेके गए हुए हैं कि 50 तो मिनिमम होना ही चाहिए। उसके चक्कर में आपने बहुत से क्वेश्चंस ब्लाइंड अटेम्प्ट कर दिए, राइट, मतलब आपको नहीं आते थे, फिर भी आपने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर दिए। तो ऐसे में क्या है कि हो सकता है नॉर्मली आपका पेपर क्वालिफाई हो रहा था उस साल, हो सकता है कि कट ऑफ 50-55 ना जाके 45 भी जाए, ऐसा होता है, राइट। इस तरह का फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिलता है। अब आपने एक इमेजिनरी कट ऑफ को, जो कट ऑफ होनी भी नहीं थी, आपने उसे टारगेट किया, और उसके चक्कर में आपने बहुत से क्वेश्चंस आपने केवल गेस के बेसिस पे आपने ब्लाइंड ब्लफ मार दिया, राइट। अब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपने, और आप नेगेटिव में चले गए, तो नॉर्मली जो आपका एग्जाम क्लियर हो रहा था, आप इस चक्कर में आप नेगेटिव में लेके आ गए खुद को, राइट। तो इस तरीके से कोई इमेजिनरी कट ऑफ दिमाग में लेके मत जा, बिलीव ऑन योर सेल्फ। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, अब नेक्स्ट ईयर, अब मैं नेक्स्ट ईयर ही मान के चल रहा हूं, राइट। कमीशन ने तो बहुत सही समय पे कैलेंडर इशू कर दिया है, तो मतलब मान के चलो कि आपके पास जनवरी से लेकर के अगस्त टाइप का ये तो पूरा कॉन्क्रीट समय है आपके पास, राइट। अगर आपने इस टाइम का अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया है, साइंटिफिक स्टडी की है, साइंटिफिक प्रिपरेशन किया है, बिना मिसगाइड हुए टारगेटेड वे में पढ़ाई की है, देन हैव फेथ ऑन योर प्रिपरेशन। आप अपने स्टडी पे फेथ करिए, अपने प्रिपरेशन पे फेथ करिए, राइट। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में पेपर का टफनेस लेवल आसान या मुश्किल हो सकता है, और उसके हिसाब से ही कट ऑफ भी फ्लक्चुएट करती है, राइट। तो आपको बिल्कुल भी इस तरह का कोई बैगेज अपने दिमाग में लेके नहीं जाना है, ठीक है। और यहां पर यह भी चीज मैं ऐड करना चाहता हूं कि प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा सेफ खेलना भी रिस्की हो जाता है। मतलब नॉर्मली भाई, इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, राइट। तो इसमें ऐसा तो कभी नहीं होगा कि अगर कट ऑफ 50 जानी है तो पहले राउंड में ही आपको बड़े आराम से 50 क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। ये सिचुएशन जल्दी बनती नहीं है किसी के भी साथ, राइट। मतलब अगर पेपर आसान है तो आपके लिए तो केवल इजी है नहीं, वो सबके लिए इजी है, जो भी सीरियस एस्पिरेंट है। अब जैसे यहां पे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 70,000 स्टूडेंट अपेयर हुए थे, तो 17,000 वो सभी थोड़ी सीरियस है, राइट। कंपटीशन केवल 4-5 हजार बच्चों में ही हो रहा होता है, राइट। जो कि कट ऑफ से, अगर लेट से कट ऑफ अगर 50 गई है, तो कुछ बच्चे होंगे जो 47 से लेके 50 के बीच में होंगे, और ये कुछ की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। मतलब हो सकता है कि 2 से 3 हजार, 2000 to 3000 एस्पिरेंट्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी, राइट। और इसी तरीके से 50 जो है वो कट ऑफ अगर जा रही है और 1600 रिजल्ट आया, तो आप मान के चलो कि आउट ऑफ 1600 50 to 55 के बीच में कम से कम 1000 बच्चे होंगे, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 1000 to 1200। और इसके बाद आप जैसे जैसे ऊपर जाइएगा 55, 56, 57, 58, तो ये संख्या कम होती चली जाएगी। अगर 50 मिनिमम कट ऑफ जा रही है तो 60 तक जाते जाते आपको कुछ बच्चे मिलेंगे जिनकी आप गिनती कर सकते हैं, राइट। तो ऑलमोस्ट यही जो है सिनेरियो होता है, ओके। आपको क्या करना है, आपको इस कैटेगरी में आना है 55 प्लस, राइट। क्योंकि प्रीलिम्स में तो क्वालिफाई ही तो करना है ना, इसको टॉप करके भी तो कुछ मिलना नहीं है, राइट। तो मतलब हमें इतना करना है कि जब हम एग्जाम देके निकले तो हमारे मन में किसी तरह का कोई डायलेमा नहीं होना चाहिए कि ये क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, राइट। ताकि प्रीलिम्स एग्जाम दिया, थोड़ा बहुत मूड फ्रेश किया, और अगले दिन से ही आप मेंस को फोकस करना शुरू कर दें। क्योंकि हमारा टारगेट प्रीलिम्स क्वालिफाई करना, मेंस क्वालिफाई करना,
केवल ये नहीं है, हमारा टारगेट है फाइनल सिलेक्शन, राइट? फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में अपनी जगह बनाना। ओके, तो ये पूरी स्ट्रेटजी मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। ओके, ये हमारा टारगेट है कि 55 प्लस, एटलीस्ट 55, इतना। अगर 50 कट ऑफ जा रही है तो मतलब ये जो फिगर है केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिया है, राइट? अगर इतनी कट ऑफ जा रही है तो कम से कम उससे 4 से 5 क्वेश्चन हमारा ज्यादा हो, ताकि हम फ्री फील करें, किसी तरह का कोई डायलेमा ना हो, और हम नेक्स्ट डे से ही अपने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, राइट? और मेंस की प्रिपरेशन प्रीलिम्स के बाद नहीं करनी है, ये साथ में होनी चाहिए। आप खुद सोचो कि आपकी जो मेरिट है, आपकी जो रैंकिंग डिसाइड होती है, क्योंकि प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग नेचर का है। प्रीलिम्स मतलब मेंस का टिकट, राइट? प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का मतलब कि अब आपको मेंस में अपेयर होने के लिए आपको पास मिल गया, आपको टिकट मिल गया, राइट? इट इज जस्ट लाइक अ पास, राइट? पास टू अपेयर इन द मेंस। उससे आपकी रैंकिंग नहीं बनेगी, राइट? एक बार आप मेंस में आ गए तो उसके बाद प्रीलिम्स का काम खत्म। उसके बाद आपकी जो सारी रैंकिंग है वो मेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। जो फाइनल रैंकिंग बनती है वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड करके ही बनती है, राइट? तो मेंस का जो प्रिपरेशन होता है वो ऐसा नहीं है कि सितंबर में प्रीलिम्स होगा, दिसंबर में मेंस। तो आप 2 महीने में इतने बड़े सिलेबस को, आप सिलेबस समझने में ही 2 महीने चले जाएंगे, तो उसके बाद तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता, राइट? तो सिर्फ प्रीलिम्स निकाल के आपको क्या ही करना है, राइट? हमें तो फाइनल सिलेक्शन लेना है। उसके लिए आपको अभी से, राइट, अभी से आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ही कवर करना है, दोनों को टारगेट करना है, राइट? हां, यहां पे मैं एक एडवाइस आपको करूंगा, राइट? देखो, नॉलेज तो नॉलेज होता है। जैसे अब पॉलिटी की बात ले लेते हैं। अब जैसे पॉलिटी, तो पॉलिटी में अगर मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि जो पंचायती राज है, ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैं अपना पॉइंट क्लियर करने के लिए आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि जो पंचायती राज है वो कितने सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे कितने सब्जेक्ट दिए हुए हैं जिन पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है, विलेज पंचायत, वो लॉ बना सकती है? 29, राइट? अब अगर ये फैक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये हो गया क्वेश्चन फॉर दी प्रीलिम्स कि कितने सब्जेक्ट मैटर पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लॉ बना सकती है, तो 29 सब्जेक्ट। अच्छा, अब अगर ये क्वेश्चन आए कि क्या आपको लगता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को और भी ज्यादा पावर देने की जरूरत है, राइट? और भी ज्यादा सब्जेक्ट उनको अलॉट करने की जरूरत है जिसपे वो लॉ बना सके? ये हो गया मेंस का क्वेश्चन, राइट? इसमें आपको एनालिसिस करनी है। अब आप ये बताओ कि क्या इसे बिल्कुल से सेग्रीगेट किया जा सकता है? नो, ये बिल्कुल सेग्रीगेट नहीं किया जा सकता है, राइट? प्रीलिम्स और मेंस दोनों में नॉलेज का कोई अंतर नहीं है, सब्जेक्ट का कोई अंतर नहीं है। जो डिफरेंस है वो किस चीज का है? अप्रोच का, राइट? केवल अप्रोच का अंतर है। तो आपको करना क्या है? आपको दोनों को साथ लेके चलना है, राइट? अगर आप फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम हो, राइट, केवल प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेना हमारा टारगेट नहीं है, वो कोई बहादुरी वाली बात नहीं है, राइट? हमें तो फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बनानी है। तो उसके लिए आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन की जरूरत है, राइट? लेकिन देखो, यहां पे अब प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंस क्या है कि चाहे आपकी मेंस की कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, बट अगर प्रीलिम्स में ही अगर आप रह गए तब तो फिर वो सारी प्रिपरेशन तो वेस्ट हो जाएगी, राइट? तो हमें करना क्या है कि प्रीलिम्स तक, मतलब सितंबर तक जो है आपको वही सारे सेक्शंस, क्योंकि यही सारे सेक्शंस आपको मेंस में भी मिलेंगे, राइट? मेंस में भी आपको लगभग 70 to 80% मेंस यही है जो यहां पे लिखा हुआ है, राइट? अभी मैं मेंस का सिलेबस भी आपसे डिस्कस करूंगा, राइट? उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। अब जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, तो इसमें हमको यह देखना है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो मेंस के साथ मैच कर रही हैं, राइट? तो वो हमें ज्यादा फोकस करके पढ़ लेना है। अब जैसे हिस्ट्री एंड कल्चर, राइट, तो एंशिएंट और मिडिवल में मेंस में पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं आती है, राइट?
पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं आती है। जैसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि अकबर की राजपूत पॉलिसी डिस्कस करिए, अकबर की रिलीजियस पॉलिसी डिस्कस करिए। मेंस में केवल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं और एंशियंट और मेडिवल का आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन ही केवल मेंस में आता है, राइट। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आप मॉडर्न इंडिया, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये कर सकते हैं कि मॉडर्न इंडिया को आप डिटेल में पढ़ें, मतलब प्री कम मेंस कॉम्प्रिहेंसिवली, राइट। एंशियंट और मेडिवल की पॉलिटिकल हिस्ट्री, चूंकि प्रीलिम्स में तो उससे क्वेश्चंस आएंगे, राइट, तो उसे आप अच्छे से डिटेल में पढ़ लें, ओके। और आर्ट एंड कल्चर को आप फैक्चुअली पढ़ लें। फैक्चुअली मींस जैसे कि कौन सा टेंपल कहां है, किसने बनवाया, क्योंकि प्रीलिम्स में यही क्वेश्चंस आएंगे। आपको लिख के नहीं दिखाना होगा कि ये टेंपल आर्किटेक्चर, आप इसको डिस्क्राइब करिए, राइट। तो आपको करना क्या है कि जो मेंस के साथ जो ओवरलैप हो रहा है, जो ओवरलैपिंग है, उसको आप पूरे डिटेल में पढ़ लें। और जो जो ऐसी चीजें जो केवल मेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है, उन्हें आप थोड़े समय के लिए, मतलब कुछ सेक्शंस जो है वो प्रीलिम्स के बाद भी किए जा सकते हैं। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, राइट, तो इंटरनल सिक्योरिटी से जो है वो मेंस का स्पेसिफिक टॉपिक है, राइट, तो उसे प्रीलिम्स के बाद भी कवर किया जा सकता है। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स के कुछ कुछ सेक्शंस हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आपको बहुत सा जैसे गवर्नेंस, इससे बेसिकली मेंस में क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, राइट। तो इसमें हमको यह देखना है कि जो प्रीलिम्स के साथ मैच हो रहा है, जो उसके साथ ओवरलैप हो रहा है, उसको हमको पूरे डिटेल में देखना है, राइट। प्री कम मेंस, आपको ये अंदाजा होगा, आपको ये एहसास हो जाएगा कि इस तरीके से भी अगर आपने कर लिया तो आपका प्रीलिम्स भी अश्योर हो जाएगा, राइट। क्योंकि अब फैक्चुअल क्वेश्चन उतने नहीं आते हैं प्रीलिम्स में, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। किस तरीके से नेचर शिफ्ट हो रहा है वो भी अभी मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा, राइट। हम कॉम्प्रिहेंसिवली सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो ये जो है, अगर इस तरीके से आपने कर लिया जैसा मैंने बताया, अगर ये अप्रोच आपने अडॉप्ट किया, तो आपका प्रीलिम्स तो एश्योर होगा ही होगा, राइट। जस्ट टेक माय वर्ड, आपका प्रीलिम्स तो एश्योर हो ही जाएगा। इसके साथ ही आपका मेंस में, मतलब व्हाट यू विल फाइंड you have already covered 70 to 80% of the main syllabus। तो प्रीलिम्स में जब आप अपेयर हो रहे होंगे तो 70 to 80% मेंस का सिलेबस आपका कमांड बन चुका होगा। बाकी जो थोड़ा बहुत बचा रहेगा वो आप उसके बाद भी कर सकते हैं, राइट। तो ये है, इस तरीके से हमको प्रीलिम्स को टारगेट करना है। ये जो स्टेट स्पेशल है, राइट, जो आपका नॉर्थ ईस्ट स्पेशल एंड अरुणाचल स्पेशल, इसके लिए बहुत ज्यादा बुक्स है भी नहीं मार्केट में, राइट। बट इसके लिए हमारी डेडिकेटेड टीम है जो सिर्फ इसी पर लगी रहती है, जो स्टेट पे ही काम करती है, ताकि इसके क्वेश्चंस आपसे मिस इस वजह से ना मिस हो जाए कि मतलब इस पे हमें कंटेंट नहीं मिला, राइट। क्योंकि कमीशन के पास तो बहुत बड़ा पैनल है ना, तो वो तो कहीं से भी क्वेश्चन पिक करके आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट। तो हमारी कोशिश है कि ये जो है इस सेक्शन से इस वजह से आपसे क्वेश्चंस ना मिस हो जाए कि आप कि कंटेंट नहीं था, कहां से पढ़ें, किसी ने गाइड नहीं किया, बताया नहीं, राइट। तो ये जो है ये हम एश्योर करेंगे, राइट। और अगर आप हमारे इसी चैनल को अगर आप विजिट करें तो आपको लगातार जो है इस पे कंटेंट आपको मिलता रहेगा, राइट। बाकी ये जो सारे सेक्शन है, इसके कोर्स को हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है, राइट। जैसे आप केवल ये एपीपीएससी की बात नहीं है, अगर आप यूपीएससी की भी बात करो या और भी स्टेट पीएससी की बात करो, तो किस तरीके से फैक्चुअल से कॉन्सेप्चुअल की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होता जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बताया कि हम प्री कम मेंस इस तरीके से इसे पढ़ेंगे, इन सारे सेक्शंस को, कि आपका प्रीलिम्स आते आते तक प्रीलिम्स तो एश्योर हो ही जाए, मेंस का भी ऑलमोस्ट 70 to 80% पार्ट कवर हो जाए, राइट। तो ऐसा नहीं है कि इससे केवल प्रीलिम्स ही आप, मतलब मेंस में आपको हेल्प मिलेगा, प्रीलिम्स में भी आपकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग बनेगी अगर आपने इस तरीके से पढ़ लिया तो, राइट। कॉम्प्रिहेंसिवली आपको एग्जाम को टारगेट करना पड़ेगा, इस तरीके से डिविसिव तरीके से पढ़ के कि प्रीलिम्स मेंस, इसमें आप, मतलब इससे आपको कुछ भी खास हासिल नहीं होगा, राइट।
तो ये एक ब्लंडर है जो एस्पिरेंट करते हैं, क्योंकि जो एग्जाम सामने होता है वही उनके दिमाग में चलता रहता है कि प्रीलिम्स है तो फिर प्रीलिम्स प्रीलिम्स। तो उससे जो है आपकी जर्नी बीच में ही खत्म हो जाएगी। प्रीलिम्स निकल भी गया तो आप उसके बाद कुछ खास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना ब्रॉड मेंस का सिलेबस है वो 2 महीने 3 महीने तो सिलेबस समझने में लग जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से जो है हमने अपना कोर्स डिजाइन किया है, इस तरीके से हमको इस सेक्शन को टारगेट करना है, राइट। नाउ अगर मेंस की बात की जाए तो इसमें आपके इतने सारे पेपर्स होते हैं। इंग्लिश होता है, वो होता है जो इंग्लिश है वो है क्वालिफाइंग नेचर का, राइट। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब 300 मार्क्स का है, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का है। बस इसमें अगर इसे आपने क्वालिफाई कर लिया तो ही आपके बाकी के पेपर्स चेक किए जाएंगे, राइट। तो ही आपके बाकी के सारे पेपर्स चेक किए जाएंगे। लेकिन ये इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, मतलब आपकी मेरिट डिसाइड करते समय, आपकी रैंकिंग डिसाइड करते समय इंग्लिश के मार्क्स ऐड नहीं होंगे, लेकिन ये क्वालिफाई होना चाहिए, राइट। तो पहले इसकी कॉपी चेक की जाएगी, ये क्वालिफाई है, बस इसमें भी आपको मिनिमम कट ऑफ ही क्लियर करना है, राइट। तो अगर इसे आपने क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद फिर बाकी की कॉपीज चेक की जाएंगी। लेकिन ये बस क्वालिफाई करने तक है, ये 300 मार्क्स फाइनल ऐड नहीं होते, राइट। तो यहां पे लिखा भी है हमने, यहां हमने मेंशन भी किया है कि इंग्लिश इज क्वालिफाइंग, फोकस ऑन क्लियरिंग कंफर्टेबली, देन मैक्सिमाइज मेरिट पेपर्स, राइट। जस्ट अ मिनट। ओके, उसके बाद ये तो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। उसके बाद आपका एस्से का पेपर आ जाता है, ठीक है। और 250 मार्क्स का एस्से का पेपर होता है, ओके। ये देखो, 250 मार्क्स के आपके एस्से के पेपर होते हैं। और यहां पे एक बात मैं आपको बता दूं, एस्से उसको हम अलग से तो आपको गाइड करेंगे, राइट, कि एस्से का पेपर आपको कैसे टैकल करना है, कैसे एक बेस्ट एस्से आप लिख सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा पेपर है जिसकी आप अलग से तैयारी नहीं कर सकते, राइट। ये आपके ओवरऑल नॉलेज पे डिपेंड होता है, मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द अदर सेक्शंस। ऐसे कोई ऐसी चीज नहीं है जो अलग से आएगी, वो इस अंडरस्टैंडिंग से उसमें कोई भी टॉपिक आ सकता है, राइट। तो उसमें डेफिनेटली आपको यह तो पता होना चाहिए कि अपने थॉट प्रोसेस को या जो भी आपकी नॉलेज है उसको किस तरीके से रिप्रोड्यूस करें, ताकि उससे एक मतलब ऐसे में एक फ्लो होना चाहिए, राइट। तो वो फ्लो कैसे बनाना है वो तो हम आपको गाइड करेंगे ही, राइट। लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप मतलब ये बहुत टाइम टेकिंग नहीं है, राइट। अगर आपके जीएस के बाकी सेक्शंस पे अच्छे कमांड हैं, राइट, तो आई एम एश्योरिंग यू आप एसए में थोड़ी सी गाइडेंस के साथ और थोड़ी प्रैक्टिस के साथ आप एसए के पेपर को अच्छा कर जाएंगे, राइट। इसमें भी एक स्टेट मतलब 2 एसए आपको लिखने होते हैं 125 मार्क्स के। इसमें आपको एक जो है आपका स्टेट स्पेसिफिक एसए आता है, राइट। तो उसमें हम आपको ना सिर्फ कंटेंट देंगे बल्कि हम आपको टॉपिक्स भी हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ टॉपिक्स भी गेस करें, राइट। जिसके एग्जैक्ट तो गेस करना मुश्किल होता है, बट जिसके राउंड अबाउट, क्योंकि बेसिकली जो कुछ डिबेट चल रहा है सोसाइटी में, राइट, लार्जर कॉन्टेक्स्ट में, डिबेट का मतलब केवल फैक्चुअल करंट अफेयर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं, एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या डिबेट चल रहे हैं। तो जो हमारी टीम है, अलग अलग जो सब्जेक्ट के जो भी फैकल्टीज होंगे, वो कुछ कुछ एसेस आपको गेस करके देंगे, राइट। और एग्जैक्टली वो ना भी आए तो वो उन एसेस को जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस की आप ये सोचिए कि आप सीधे एग्जामिनेशन हॉल में लिख देंगे, राइट, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। लिखने को तो आप लिख देंगे बट वो ऐसे कॉम्पिटिटिव नहीं होगा, राइट।
तो आपको वहां पे एग्जाम क्वालिफाई करना है। ओके, तो हम कोशिश करेंगे कि जो मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स हैं, ऐसे टॉपिक्स की लिस्ट आपको दे सकें, और वो एग्जैक्टली वो ना भी आए तो उतने सारे टॉपिक्स को जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मेंटल क्लैरिटी इतनी ज्यादा आ जाएगी और आप इतनी प्रैक्टिस हो चुकी रहेगी कि अपार्ट फ्रॉम दैट उससे अलग भी कोई टॉपिक आता है तो आप उससे भी बहुत आराम से लिख लेंगे। और अगर वो मतलब प्रोबेबल टॉपिक्स है, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है, अगर उन उसके राउंड अबाउट उससे मिलता जुलता कोई ऐसे आता है तब तो वैसे ही आपको एक बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो कहने का मतलब कि ये पेपर भी ऐसा नहीं है जिसको हम हल्के में लेंगे, हम इसके ऊपर भी पूरा फोकस करेंगे। ओके, देन जीएस पेपर 1, इसमें ये सेक्शंस ज्यादा होते हैं, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और प्लस स्टेट स्पेशल, राइट, जो कि बाद में ऐड किया गया अरुणाचल एड ऑन, जिसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। ओके, ये भी 250 मार्क्स का होता है। देन जीएस के 4 पेपर होंगे, जीएस पेपर 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जीएस पेपर 2, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, आईआर, ठीक है, ये इसकी बात होगी। ओके, और ये जो पूरा पेपर है, ये पेपर तो मैं ही आपको पूरा पढ़ाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस एंड आईआर। ओके, और ये पेपर वैसे भी बहुत, और ये सारे पेपर ये आपके कल्चर से भी, आपको ऐसे में भी टॉपिक्स मिल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी इन पेपर्स पे क्लियर होगी, एसए पे बाय डिफॉल्ट आपकी कमांड ज्यादा अच्छी हो जाएगी, राइट। उसके बाद आपको थोड़े बहुत गाइडेंस के साथ आपका एसए का पेपर प्रिपेयर हो जाएगा, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस एंड आईआर, इसे हमें करना होगा। और जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि आप देखो, अब यहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन है, यहां पे भी गवर्नेंस है, कुछ क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आईआर से भी आते हैं। ओके, स्पेशली करंट रिलेटेड। अब आपको किस तरीके से पढ़ना है? आपको इस तरीके से पढ़ना है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बार हो गया तो हो गया, राइट। उसके बाद वो चाहे प्रीलिम्स में पूछे चाहे मेंस में पूछे, मतलब हमें नॉलेज गेन करनी है, हमें वो सब्जेक्ट आ गया, हमारी उस पर कमांड हो गई तो हो गई। अब उसे मैं, हाँ ये बात है कि जब प्रीलिम्स आने वाला हो 1-2 महीना पहले, तो आप 1-2 महीने पहले से आप अपना थोड़ा सा फोकस जो है वो आप प्रीलिम्स फोकस्ड हो जाइए, राइट। बस इतना ही आपको करना है, बाकी नॉलेज को आप इस तरीके से सेग्रीगेट नहीं कर सकते, राइट। नॉलेज इज नॉलेज, सब्जेक्ट इज सब्जेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन प्रीलिम्स के लिए, भाई प्रेसिडेंट, चाहे हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ें चाहे मेंस के लिए पढ़ें, प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट है, तो कुछ अलग तो हो नहीं सकता उसमें, राइट। अब ऐसा थोड़ी है कि प्रीलिम्स में प्रेसिडेंट का जो मेथड ऑफ सिलेक्शन है कि किस तरीके से प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, कैसे उनको इंपीच किया जाता है, तो ये प्रीलिम्स में अलग हो जाएगा, मेंस में अलग हो जाएगा। वो तो सारी चीजें सेम रहनी है। जो बिल्कुल एक जो सिंगल डिफरेंस होता है वो होता है अप्रोच का, राइट। तो अप्रोच हम अपना चेंज कर देंगे, जैसे प्रीलिम्स आने वाला है तो 1-2 महीना पहले से हम थोड़ा सा प्रीलिम्स फोकस्ड हो जाएंगे, राइट। और उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको केवल पढ़ाई पे फोकस करना है, राइट। आप मिसगाइड ना हो ये हम एश्योर करेंगे। तो उससे पहले तो हम इतना आपको प्रैक्टिस करवा चुके रहेंगे, इतने टेस्ट सीरीज सॉल्व करवा चुके रहेंगे कि वैसे ही आपका जो ओरिएंटेशन है वो प्रीलिम्स से पहले बिल्कुल प्रीलिम्स, मतलब आप उसी तरीके से आप थॉट प्रोसेस ही आपका वैसा ही बन जाएगा, ये एश्योर करना हमारा काम है। ओके, देन जीएस पेपर 3, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट। अब देखो यहां पे, अब जैसे सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, अब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक्स है थोड़े कम टेंटेटिव है, मतलब इनसे प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, राइट। तो इन पे हम थोड़ा कम फोकस करेंगे, इन पे हम प्रीलिम्स के बाद फोकस कर लेंगे। लेकिन जहां ओवरलैपिंग है केवल उनको भी आप कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ लीजिए, तो आपका प्रीलिम्स तो एश्योर होगा ही, आपका 70-80% मेंस का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देन जीएस पेपर 4, एथिक्स, एडमिन सिचुएशन, राइट। एथिक्स का पेपर है ये, और ये सारे ही पेपर 250 मार्क्स के होते हैं। जीएस पेपर 1, 2, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4। जीएस पेपर 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक टॉपिक को पढ़ के, मतलब इसमें कम मेहनत में आपको 250 मार्क्स यहां पर भी मिल रहे हैं, और इसका सिलेबस ऐसा है
कि आप अगर मतलब आपने अगर पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पब्लिक एड, राइट, पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड फिलॉसफी इन जनरल, अगर इन 3-4 सेक्शंस पे आपका अच्छा कमांड है तो इस पेपर में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, तो ये वैसे ही आपका तैयार हो जाएगा। देन ऑप्शनल पेपर, राइट, ऑप्शनल पेपर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन में, राइट। यहां पे एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है, आपको एज ए ऑप्शनल पिक, क्योंकि ये तो कॉमन सब्जेक्ट है, ये तो सबको पढ़ने हैं। ओके, ये इतना तो सबको पढ़ना है, ये तो सबके लिए कॉमन है। बट जो ऑप्शनल है उसमें आप अपने हिसाब से, जिस सब्जेक्ट में भी आपको इंटरेस्ट हो, आप अपने हिसाब से कोई भी ऑप्शनल पिक कर सकते हैं। ओके, जो भी मतलब जो आपके कमीशन में जितने ऑप्शन हैं, ठीक है, आपके सिलेबस में आपके जो जो आपका कमीशन जितने ऑप्शन यहाँ पे एपीपीएससी ने जितने ऑप्शंस रखे हैं उस लिस्ट में से कोई भी एक ऑप्शन आप सजेस्ट कर सकते हैं। और यहां पर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर कोई ऑप्शन आपका एकेडमिक्स है, राइट, जैसे लेट से आपने फिजिक्स पढ़ा है, फिजिक्स से आपने एमएससी की है, उस पर आपका बहुत अच्छा कमांड है, आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, राइट, और आपको उसमें इंटरेस्ट भी है, तो आप अपने एकेडमिक्स के ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। बट किसी ऑप्शन को सिर्फ इसलिए मत लो क्योंकि वो आपके एकेडमिक्स में रहा है, राइट, या आप पहले से उसे जानते हैं। यहां पे जो सबसे बड़ा बेंचमार्क होता है कि ये डिसाइड करने का कि हम कौन सा ऑप्शनल लें, वो होता है आपका इंटरेस्ट, राइट, इंटरेस्ट। और आजकल तो बहुत से फैक्टर्स मायने रखते हैं, जैसे कुछ ऑप्शनल ऐसे हैं जहां पे जीएस के साथ ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा है। मतलब अब जैसे आप समझ सकते हो कि कुछ ऑप्शनल ऐसे हैं जैसे कि हिस्ट्री, अब हिस्ट्री है तो उसको हिस्ट्री एंड कल्चर वाले सेक्शन में तो उसको अलग से ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, राइट, मतलब अप्रोच का अंतर होता है जीएस के आंसर लिखने में, बट यहां पे उसे अलग से बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी का पीएसआईआर है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, तो पूरा का पूरा जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, जीएस पेपर 2 तो पूरा का पूरा जीएस जीएस पेपर 2। देन यहां पे एक सोसाइटी करके भी एक सेक्शन होता है, ठीक है, जिसमें सोशल इश्यूज से क्वेश्चन आते हैं, उसमें जिसमें कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, ऐसे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4, इनमें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी बन जाएगी, मतलब इनके लिए अलग से ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तो आप पहला जो क्राइटेरिया है वो है आपका इंटरेस्ट, उसमें आपको मतलब यू आर इंजॉइंग दैट ऑप्शन और नॉट। अगर आप किसी को देख के मत लो, राइट, कि हाँ पिछली बार ज्योग्राफी का टॉपर था तो मुझे भी ज्योग्राफी ले लेना है। अब पता चला आपने ये देख के ले लिया कि पिछली बार ज्योग्राफी से ज्यादा सिलेक्शन हुए और आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से फिर आप इट विल डू मोर हार्म देन गुड टू यू, इससे आपका नुकसान ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो आप सबसे पहले ये देखो कि आपको इंटरेस्ट किस में है, और उसके बाद उस ऑप्शनल में आपको गाइडेंस मिल पा रही है कि नहीं प्रॉपर, राइट। अगर वो ऑप्शनल आपके लिए नया है तो आपको थोड़ी गाइडेंस भी चाहिए होगी, ठीक है। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी करके अगर आप एक अच्छा मेंटोर या अच्छी गाइडेंस अगर आप उसके लिए मैनेज कर पा रहे हैं तो वो भी एक क्राइटेरिया होता है। मतलब लेट से आपको पीएसआईआर में इंटरेस्ट तो है या सोशियोलॉजी में आपको इंटरेस्ट है, बट वो ऑप्शन आपके लिए नया है और आपको कोई मेंटोर नहीं मिल रहा है, राइट, कि जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके और जिसे एक्सपीरियंस हो, राइट। तो अगर ये भी एक बड़ा इशू बन सकता है। देन मार्केट में एम्पल कंटेंट है कि नहीं उसके लिए, ठीक है, मतलब जो आपके सिलेबस से मैच कर रहा हो, उस ऑप्शनल के का जो आपका स्टेट का सिलेबस है उसके साथ मैच कर रहा हो, ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए, ठीक है, योर ओन इंटरेस्ट, देन द सपोर्ट बेसिस, एक
प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल पा रही है कि नहीं, अच्छा कंटेंट अवेलेबल है कि नहीं। अगर ये सारी चीजें मैच कर जाती हैं देन गो विद दैट ऑप्शन, और उसके बाद एक बार ले लो तो फिर डायलेमा में मत रहो, फिर तो अपनी पूरी ताकत उसमें लगा दो, राइट। इतना अगर आपने कर लिया, एंड लास्ट स्टेज है, अगर मेंस आपने क्वालिफाई कर ले, मतलब जैसे ही आप मेंस क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद जो लास्ट स्टेज है वो है पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और ये कितने मार्क्स का है? 275 मार्क्स का, राइट। ये है 275 मार्क्स का। तो टोटल जो मार्क्स है वो आपका 1750 मार्क्स का आपका जीएस के पेपर, मतलब जीएस एंड ऑप्शनल, जो मेंस का आपका टोटल है उसका वेटेज कितना है? 1750, ओके। 1 2 3 4 1000, 1250 प्लस 500 1750 एंड 2000 सॉरी 275 मार्क्स का आपका इंटरव्यू, राइट। फिर इससे जो है आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो इससे आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि मेन जो आपको जो फाइनल मेरिट बनती है वो बनती है मेंस से, राइट। मेंस में अगर आपने बहुत अच्छे मार्क्स, क्योंकि इंटरव्यू में नॉर्मली देखा जाता है कि मिनिमम, मतलब एक बेसिक मिनिमम से कम मार्क्स नॉर्मली नहीं देते हैं, राइट। इंटरव्यू में आपको एक बेसिक मार्क्स मिलते हैं, और अगर आपने बहुत अच्छा कर दिया तो आपको यहां पे भी बहुत ज्यादा एज मिल सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि मेंस में बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं है, लेकिन टॉपर जो है वो इंटरव्यू के मार्क्स की वजह से टॉपर बन गया। बट बेसिकली आपके हाथ में यहां तक है, राइट। ये तो बिल्कुल से आपके हाथ में है। तो यहां पे जो है आपको अश्योर करना है कि यहां पे आप यहां तक जो है वो आप मैक्सिमम जो है मार्क्स ले सके, राइट। देन इंटरव्यू में आपको देखो, आपको लगता नहीं कि इतना प्रोसेस करते करते, मतलब मेंस के इतने टफ सिलेबस को कवर करते करते, और जब आप इंटरव्यू फेस करने जाएंगे तो ऑलरेडी आपकी पर्सनालिटी चेंज हो चुकी रहेगी। इस एग्जाम की, जो ये एग्जाम है सिविल सर्विसेज का, राइट, इसकी सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि अगर आप एक बार इसके प्रिपरेशन में एंटर करते हैं, राइट, और जैसे जैसे आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे तो आप बिल्कुल वैसे नहीं रह जाएंगे जैसा आप एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले थे, राइट। आप सोचो इतना कुछ पढ़ के जो है आपको सक्सेस मिलनी है, राइट। तो इंटरव्यू जो है वो बाय डिफॉल्ट यहां तक आते आते आपकी प्रिपरेशन हो चुकी होती है, राइट। मतलब बेसिक से उसमें चीजें नहीं करनी, उसमें केवल आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करना है। लेकिन वहां पे भी जो गाइडेंस चाहिए, राइट, जिन जिन चीजों को इंटरव्यू बोर्ड अलग से मार्क करता है, राइट, वो सारा गाइडेंस भी हम आपको देंगे। तो मतलब हम आपके साथ हैं फाइनल सिलेक्शन तक, टिल योर फाइनल सिलेक्शन, राइट। देन थोड़ा सा ट्रेंड की बात कर लेते हैं। अब देखो यहां पे भी ऑप्शनल के लिए, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, ऑप्शनल सब्जेक्ट पिक वंस देन गो डीप, राइट। और जैसा कि मैंने डिस्कस किया क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं ऑप्शनल डिसाइड करने में, तो ओवरलैप विद जीएस, ये एक फैक्टर हो सकता है, ठीक है। जीएस के साथ ओवरलैपिंग, क्योंकि इससे क्या होगा, ओवरलैपिंग है तो आपका टोटल सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा, ओके। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट कि कुछ ऑप्शनल ऐसे हैं जो जीएस के बहुत बड़े सेक्शन को कवर कर लेते हैं, तो इसीलिए वो ऑप्शन आजकल ज्यादा, लेकिन हाँ इंटरेस्ट ये एक बड़ा फैक्टर है। आप पहली चीज तो आप ये करो कि इंटरेस्ट देखो, मतलब इसलिए भी मत ले लो कि हाँ जीएस के साथ, पता चले कि आपने ये सोच के लिया कि आपको, लेट से आपको इकोनॉमिक्स से नहीं पसंद है, ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आपको इकोनॉमिक्स पसंद नहीं है और आपने ये सोच के ऑप्शनल ले लिया कि यार इससे इकोनॉमिक्स में भी आ जाए, जीएस का भी सेक्शन कवर हो जाएगा। फिर ऐसे भी पिछले साल इकोनॉमिक्स का एक ऐसे आ गया था, तो अगर वाकई इस बार भी आ गया तो वो भी कवर हो जाएगा। इंटरव्यू में भी इकोनॉमिक्स आजकल ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से आपने दिमाग में अपने एक मन गढ़ंत एक इस तरीके से कहानी बना ली, राइट। और आप अब अभी तक तो आपको केवल जीएस के लिए पढ़ना था, पता चला आपको इकोनॉमिक्स में मजा ही नहीं आ रहा है। अभी तक आपको केवल जीएस के लिए पढ़ना था, अब आपने पूरा ऑप्शनल ले लिया, राइट। तो ओवरलैपिंग ये
एक क्राइटेरिया है, बट आप अपने इंटरेस्ट को जरूर फॉलो करो, राइट। बाकी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, राइट। इस वजह से कुछ ऑप्शनल जो पहले उतने प्रोमिनेंट नहीं थे वो अब बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो चुके हैं, जैसे यूपीएससी, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो बिल्कुल यूपीएससी की फोटोकॉपी है, राइट। कॉमा फुल स्टॉप का भी अंतर नहीं है, एक टॉपिक सेम है। तो अब ऐसे में आप अब जैसे यूपीएससी में देखो पीएसआईआर ऑप्शनल बच्चे बहुत ज्यादा लेने लग गए, तो उसका एक फैक्टर यही होता है कि उससे सिलेबस उनका रिड्यूस हो जाता है। ओके, तो ये है। जैसे फिलॉसफी एक ऑप्शनल है, तो उससे आपके एथिक्स पेपर में हेल्प मिल जाती है, एसए के पेपर में हेल्प मिल जाती है, राइट। तो ये एक फैक्टर हो सकता है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस थिंग्स। गाइडेंस एंड इवैल्यूएशन, आंसर राइटिंग कंफर्ट, तो ये सारी चीजें, एंड पर्सनल इंटरेस्ट, राइट। जो लास्ट में लिखा है इसे आप मुझसे पूछो तो मैं इसे नंबर 1 पे रखूंगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ओके। एंड अगेन ऑप्शनल 500 मार्क्स, इवन अ +60 स्विंग कैन चेंज योर फाइनल रैंक, राइट। +50 तो बहुत बड़ी बात हो गई, मतलब 5 मार्क्स 10 मार्क्स से भी आपके फाइनल रैंक में वेरिएशन आ सकता है, राइट। तो ये है, ओके। देन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द सिलेबस। सिलेबस तो मतलब मैं तो आपसे ये कहूंगा कि जहां भी आपकी स्टडी टेबल है, जहां भी आप पढ़ाई करते हो, सिलेबस तो बिल्कुल उसके सामने होना चाहिए। और अब तक ये काम नहीं करते थे तो दिस इज द टाइम। मतलब आप मान के चलो, आज मैं ये वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूं, आप मान के चलो कि दिस इज अ न्यू बिगनिंग फॉर यू, ठीक है। तो अभी तक आप ये सारे काम नहीं करते थे, तो अब आप फॉलो करना शुरू करिए, ओके। देन प्रीलिम्स का सिलेबस ऑलरेडी मैंने आपको सेक्शन वाइज तो बता ही दिया, ठीक है, कि कौन कौन से सेक्शन इसमें कवर करने हैं। सीसेट का पेपर, ठीक है। सीसेट को आपको ऑलरेडी मैं आपको रिकॉल कर रहा हूं, जो कुछ भी हमने अभी तक डिस्कस किया, सीसेट आपको इग्नोर नहीं करना है, चाहे इससे इसके मार्क्स ऐड नहीं हो रहे हो, बट ये क्वालिफाइंग है। तो अगर आप सोचो सीसेट, क्योंकि 2020 में एपीपीएससी में 2020 में ऐसा हुआ था, अराउंड 60 to 65% जो एस्पिरेंट थे वो सीसेट ही क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, राइट। तो आप सोचो, क्या पता उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे रहे हो जिनके अंदर ये एबिलिटी रही हो कि वो फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बना सकते हैं। बट ये कितना अनफॉर्चुनेट है कि वो एक ऐसे पेपर में रह गए जिसे बस क्वालिफाइंग नेचर का था। और ऐसे नंबर, ये थोड़ा बहुत नहीं है, 60 to 65%, 2020 की बात कर रहा हूं, एपीपीएससी की, राइट। इतने बच्चे रह गए। इसी तरह यूपीएससी में आई थिंक इन 2023, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ऐसे ऐसे बच्चे सीसेट में रह गए जो कि फाइनल सिलेक्शन लेके बैठे हुए थे और अपना रैंक इंप्रूव करने के लिए एग्जाम दे रहे थे, वो सीसेट में रह गए, राइट। तो अगर आप इसमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं, ठीक है, और आपको लग रहा है कि नहीं ये बड़ा इशू नहीं है, तब तो ठीक है, अदरवाइज आपको इस पे भी फोकस करना है, राइट। क्योंकि ये, और इस पे उतना समय नहीं देना है, इसमें उतना समय नहीं लगेगा, इस पे आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस से आप इतना कर लेंगे कि आप इसमें 33% मार्क्स आप सिक्योर कर लें, ओके। देन आपका मेंस का सिलेबस, जो सिलेबस मैंने वहां पे दिखाया था शॉर्ट में, वो यहां पे डिटेल में लिखा हुआ है, ओके। जैसे जनरल स्टडीज पेपर 1, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। जैसे मैंने लिखा था ना कि सोशल इश्यूज वहां पे मिसिंग है, तो सोसाइटी। तो ये सारा है आपका जीएस पेपर 1। देन जीएस पेपर 2, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ये लगभग पूरा आपका पीएसआईआर जो ऑप्शनल है, ये जीएस पेपर 2 उसका सिलेबस है, ठीक है। बट कुछ ही चीजें आपको अलग से पढ़नी है, बस आपको अप्रोच का अंतर होगा जीएस में और ऑप्शनल में, राइट। देन जनरल स्टडीज पेपर 3, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट। और जैसा कि शुरू में ही मैंने डिस्कस किया कि जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो शुरू में हम इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे कि जो प्रीलिम्स के साथ ओवरलैप हो रहा है, जो भी सेक्शन, राइट, उसको हम कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम मेंस को बिल्कुल ही इग्नोर कर देंगे तो फिर
वो एग्जाम तो आप समझ जाओ कि उसका रिजल्ट उसी समय फाइनल हो गया, राइट। आपका प्रीलिम्स निकल भी जाएगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। और हो सकता है कि किसी ऐसे बच्चे का मेंस निकल जाए जिसकी एबिलिटी तो उतनी नहीं थी, लेकिन उसने सही तरीके से प्लानिंग की, सही तरीके से साइंटिफिक तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज किया, राइट। तो आपका टाइम मान के चलो कि अभी तक आप सीरियस नहीं भी थे, तो अब आप अपनी गिनती आज से शुरू करो, राइट, क्योंकि स्टिल यू हैव एम्पल ऑफ टाइम। ओके, देन जीएस पेपर 4, पेपर 4, पेपर 5, ethics, integrity and aptitude, and then optional subject, right? Then उसके बाद आपका ये सारा किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, वैल्यू बैंक आइडियाज, इकोनॉमिक डाटा होना चाहिए, फ्लो चार्ट। ये जो पीपीटी है ये तो आप जब इंस्टीट्यूट को विजिट करेंगे तो ये तो हम आपको दे ही देंगे। ओके, देन सम इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स टू नो अबाउट 2024 पीसीएस एग्जामिनेशन। तो इसमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने आपको बताया ही, राइट। देन ये आपकी कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया, लेकिन मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं। जैसे मेंस टोटल मार्क्स 1750, और हां यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, अ कैंडिडेट शुड गेट 33% एग्रीगेट मार्क्स ऑफ 1750, मतलब 577 मिनिमम मार्क्स तो होना ही चाहिए इसमें, राइट। मतलब दिस इज, आप कह सकते हो कि ये भी मिनिमम कट ऑफ है, राइट। तो 577 तो इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए। वैसे तो अब फाइनल सिलेक्शन के लिए तो कितना मार्क्स जाता है, आई थिंक 2024 में ही 950 समथिंग गया था, ठीक है। यहां आगे वो भी कहीं मैंने मेंशन किया है, बट द कैंडिडेट शुड ऑल्सो सिक्योर 20% मार्क्स इन एवरी पेपर, राइट। इट मीन्स व्हाट, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, हर पेपर में आपका 20% मतलब मिनिमम 20% मार्क्स होना चाहिए। 20% ऑफ 250, 20% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, राइट। और ओवरऑल जीएस के सारे पेपर्स को मिला के मिनिमम 33% जो है वो मार्क्स होना चाहिए, मतलब टू बी प्रिसाइज 577 मार्क्स, राइट। तो ये देखो, इतना माइन्यूट, इतना डीप जाके स्टडी करके हमने आपके लिए कंटेंट बनाया है, राइट, ताकि आप एक सही तरीके से मतलब सही तरीके से इस एग्जाम को अप्रोच कर पाए। ओके, देन ये एज क्राइटेरिया वगैरह है। 2000, यस, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, आप अभी देख लो। 2024 में मतलब जो लास्ट ईयर का पेपर था उसमें अनरिजर्व की कट ऑफ कितनी गई थी, 106। तो मतलब अराउंड 53 टू 54 क्वेश्चंस, राइट, आउट ऑफ 100। जैसे मैंने आपको शुरू में जब मैंने अपना डिस्कशन स्टार्ट किया था तो एक इमेजिनरी 50 कट ऑफ के हिसाब से मैंने आपको एक्सप्लेन की चीजें, तो एक्चुअली में भी 53 टू 54 ये पिछली बार का कट ऑफ गया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2024 में अगर ये कट ऑफ गया था तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप इस कट ऑफ को अपने दिमाग में लेके जाएं, क्योंकि कई बार इसकी वजह से ही ब्लंडर हो जाता है। आप एक इमेजिनरी कट ऑफ अपने दिमाग में लेकर जाते हैं और उस पेपर का हर पेपर अपने आप में अलग होता है, राइट। पता चले कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया और आपने उस इमेजिनरी कट ऑफ को मैच कराने के चक्कर में आप बहुत ज्यादा नेगेटिव में चले गए, राइट। कई बार ऐसा भी होगा कि पेपर बहुत आसान आ जाएगा तो आपने पहले राउंड में 50+ क्वेश्चन कर लिए, राइट, लेकिन उसके बाद आपने रिस्क नहीं लिया कि मेरा कट ऑफ तो क्लियर हो गया और पता चला कि उस बार का कट ऑफ चला गया 60+, 65+। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, राइट। क्योंकि इस एग्जाम को जो डिफिकल्ट बनाता है, अगर एक वर्ड में बोला जाए कि इस एग्जाम को क्या चीज डिफिकल्ट बनाता है, राइट, तो वो होगा अनप्रेडिक्टेबिलिटी, राइट। तो आपको उसके लिए तैयार रहना है और उसके लिए तैयार रहने का एकमात्र मतलब बिल्कुल एक ही ऑप्शन है कि आप कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाई करिए, साइंटिफिक तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करिए, राइट। एपीएसटी
की जो कट ऑफ गई थी प्रीलिम्स में लास्ट ईयर वो गई थी 81.5, राइट। तो आप इस कैटेगरी में आते हैं तो वैसे ही आपको अच्छा खासा एज मिल जाएगा। ओके, तो आपको समवेयर अराउंड 40 to 41 क्वेश्चन आपको इतने करने पड़ेंगे। ओके, देन मेंस की अगर बात की जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 913.5। ओके, 913.5। और ये मत सोचना कि सर इतने ही तो लाने हैं, मतलब आउट ऑफ 1750 वी हैव टू अचीव जस्ट 913 मार्क्स, बस इतना ही। 913, इसमें 100-150 मार्क्स ऐड कर दो, पूरा खेल खत्म हो जाता है, उतने ही का होता है, राइट। तो इतना करने में ही आपके पसीने निकल जाएंगे, राइट। मतलब आई एम नॉट स्केयरिंग यू, आई एम नॉट हियर टू स्केयर यू, ठीक है, मेरा काम भी ये नहीं है, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव केवल आपको इस एग्जाम की सीरियसनेस को बताना है। ओके, तो इसमें 50-55% मार्क्स पे तो फिर टॉपर्स निकलने लगते हैं। ओके, तो ये और एपीएसटी की जो कट ऑफ गई थी वो थी 785 मार्क्स। ओके, सो दिस, तो ये जो है ये फिगर आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये लास्ट ईयर की मतलब बिल्कुल लेटेस्ट फिगर है। तो ये है। ओके, देन इंटरव्यू 275 मार्क्स का। प्रीलिम्स एनालिसिस, अगर प्रीलिम्स की बात की जाए भाई, सबसे पहले तो हमें प्रीलिम्स, सबसे पहली बाधा तो प्रीलिम्स ही है और सबसे बड़ी हर्डल भी, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हुआ तो कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी, राइट। तो ये तो होना चाहिए, चाहे फाइनल लिस्ट में इसके मार्क्स ऐड ना होते हो, बट फाइनल लिस्ट तक का रास्ता तो यहीं से तय होता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सिक्योर होना चाहिए। अब 2020 से 2024 में जो ट्रेंड में थोड़ा सा अंतर आया वो हमने आपके लिए लिखा है। तो शार्प इंक्रीज इन सम एरियाज, राइट, कुछ एरियाज में शार्प इंक्रीज देखा गया, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020 में केवल 2 क्वेश्चंस आए थे, ओनली 2 क्वेश्चंस, राइट। और 2024 में इससे 13 क्वेश्चंस आए, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा जंप है, मतलब फ्रॉम 2 to 13, राइट। तो ये एक चेंज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सॉ द बिगेस्ट जंप 2024 इंक्लूडेड कॉन्सेप्चुअल बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फंडामेंटल फिजिक्स, ग्राफ एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। तो इसमें एक बहुत बड़ा जंप आया, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप इसे ट्रेंड भी मान के नहीं चल सकते। हो सकता है कि साइंस एंड टेक से 26 में क्वेश्चंस कम आ जाए, ये भी हो सकता है कि 13 की जगह 20 क्वेश्चंस आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी होती है, राइट। तो आपको ये सारी जो है अनसर्टेनिटी को आपको साथ में लेके चलना होगा। ओके, उससे परेशान नहीं होना है, जो भी चेंज होगा वो सबके लिए होगा। हमारा काम क्या है कि हर तरह की इवेंचुअलिटी के लिए खुद को प्रिपेयर करना, राइट। इस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे खुद को कि चाहे कैसा भी पेपर आए, कुछ भी आए, हम इतने टारगेटेड वे में पढ़ाई करेंगे और इस तरीके से सारे एस्पेक्ट को कवर करेंगे कि मतलब पेपर चाहे कुछ भी हो, चाहे जैसा भी हो, हम आराम से कट ऑफ को क्लियर कर पाए, ठीक है। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। देन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये वैसे भी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता जा रहा है, मतलब इससे क्वेश्चंस अब ज्यादा ही आते हैं। 12 क्वेश्चंस आए थे 2020 में, 12 भी कम नहीं होता है, और 2024 में ये 17 हो गया, राइट। तो मतलब यहां पे हमको एक बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। यहां पे देखो, मैंने लिख भी दिया है कि 2024 पेपर स्ट्रांगली यूपीएससी अलाइंड, मतलब बिल्कुल यूपीएससी के पेपर जैसे आते हैं, उससे 2024 का जो एपीपीएससी का पेपर था वो काफी कुछ यूपीएससी सेंट्रिक, यूपीएससी के पेपर का जो ट्रेंड होता है उसको इसमें भी फॉलो किया गया था। बायोडाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक रामसार साइट्स, इधर वे रामसार साइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और
आपको अपने स्टेट का तो अपने रीजन का तो आपको अलग से पता होना ही चाहिए बिल्कुल, ठीक है। ग्लोबल प्रोटोकॉल एंड कॉप मीटिंग्स, तो ये सारे क्वेश्चंस। देन अरुणाचल स्पेसिफिक जीके 14 क्वेश्चंस इसी से आ गए थे, ठीक है। मतलब पहली बार ये ऐड हुआ और पहली बार ही से 14 क्वेश्चंस आ गए। तो इससे जो है इस पे तो हमने काफी ज्यादा काम किया हुआ है, ठीक है। मतलब जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि हमारी एक डेडिकेटेड टीम है जो अरुणाचल या नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक जो जीके है, अरुणाचल जीके है, वो उसके सारे एस्पेक्ट पे हम काम करते हैं और हम आपको कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करते भी रहते हैं। तो काफी कुछ तो हम कंटेंट आपको फ्री में भी दे रहे हैं। अगर आप इस चैनल को विजिट करें तो आपको मिलेगा कि ऑलरेडी जो है बहुत सा कंटेंट हम कवर करके इसमें हमने नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल जीके के बारे में ऑलरेडी काफी कुछ कंटेंट अपलोडेड है, राइट। तो आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। बाकी जब अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड वे में आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ओके। देन कुछ एरियाज में डिक्लाइन भी देखा गया 2020 से 24। अब देखो इसमें हमने बहुत बड़े सैंपल को नहीं लिया है, बस एक पेपर को लिया है ताकि आपको एक जनरल आइडिया हो जाए। अदरवाइज जैसा कि मैंने बताया कि अगर इसे ही हम 4-5 साल के 3 या 4 पेपर्स को अगर हम लेके करते हैं तो फिर आपको दिखेगा कि इसमें जो है ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, राइट। तो हम 20 से 24 के बीच में क्या क्या चेंज आया हम उसे देख रहे हैं, क्योंकि 4 साल बाद पेपर हुआ था तो वो गैप भी बड़ा होता है और आप तो लकी हैं कि आपको फिर 2026 में ही पेपर मिल रहा है, राइट। बट आपने 2 साल अगर इसके लिए वेट किया है तो 2 साल भी कम नहीं होता है, इसलिए आप पूरी ताकत इसमें लगा दीजिए, राइट। आपको सही समय पे पता चल गया, मतलब कमीशन ने बहुत पहले से डिक्लेयर कर दिया, कैलेंडर इशू कर दिया, तो वी आर फॉर्चुनेट एज फार एज दिस एस्पेक्ट इज कंसर्न। हिस्ट्री में 20 क्वेश्चंस आए थे 2024 में, 14 क्वेश्चंस आए, सॉरी 2020 में 14 क्वेश्चंस आए 2024 में। 20 तो खैर बहुत ज्यादा है, 14 भी कम नहीं है, राइट। मतलब ये जो डिक्लाइन है वो इन कंपैरिजन टू 220 है, अदरवाइज तो 14 क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा है, राइट। देन पॉलिटी में 2020 में 23 क्वेश्चंस आए थे, मतलब ऑलमोस्ट 1/4 पेपर पॉलिटी से ही बना हुआ था, राइट। 2024 में 18 क्वेश्चन आए, तो ना तो 23 कम है और 18 भी कम नहीं है, राइट। तो मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये कोर सेक्शंस होते हैं। हो सकता है किसी ईयर में क्वेश्चंस कम आ जाए, बट ये ऐसे सेक्शंस हैं जिन्हें आप अवॉइड कर नहीं सकते, राइट। ये आप रिस्क ले ही नहीं सकते। इनमें भी किन किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं वो यहां पे लिखा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। देन ज्योग्राफी में यहां पे 2020 में 10 क्वेश्चंस आए थे, 10 भी अधिक नहीं है। 2024 में 6 क्वेश्चंस ही आए, राइट, स्ट्रेंजली। बट यहां पे ये बता दें कि इन्वायरमेंट जो है वो भी काफी कुछ ज्योग्राफी का ही पार्ट होता है, राइट। मतलब ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, अगर आपकी ज्योग्राफी अच्छी है तो इन्वायरमेंट भी समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ओके। तो अगर इन्वायरमेंट से इतने अधिक क्वेश्चंस आ गए थे तो ज्योग्राफी से अगर कम भी हो गए, तो अगर आप कॉम्प्रिहेंसिवली इसे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मतलब वो बैलेंस तो बन गया, राइट। क्योंकि अगर इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चंस ज्यादा आए, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस ज्यादा आ जाए, तो उससे थोड़ा सा पेपर जो है वो बैलेंस नहीं दिखेगा, राइट। तो अगर नॉर्मली ऐसा होता है, यूपीएससी के पेपर्स में भी ऐसा होता है कि इन्वायरमेंट से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ जाते हैं तो ज्योग्राफी से थोड़े कम हो जाते हैं, राइट। या ज्योग्राफी से ज्यादा है तो इन्वायरमेंट से 5-6 क्वेश्चंस आएंगे, तो ये होता है, राइट। तो दोनों जो है वो एक तरीके से एक ही स्ट्रीम माना जाता है, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट। देन डिफिकल्टी शिफ्ट की बात कर रहा है, मतलब 20 और 24 में। तो देखो डिफिकल्टी को तो मैं पैरामीटर नहीं मानता, क्योंकि डिफिकल्टी इज वेरी सब्जेक्टिव थिंग। मतलब कोई चीज मुझे डिफिकल्ट लग रही है, हो सकता है आपको इजी लगे, तो कोई चीज, ये तो काफी सब्जेक्टिव है, इसलिए इसे, लेकिन हाँ ये बाकी के पैरामीटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे नेचर की बात की जाए तो 2020 में
फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा थे, और जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट, कि अब जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो रहा है एनालिटिकल की तरफ, और 2024 में एनालिटिकल और इंटरप्रिटेटिव क्वेश्चंस ज्यादा थे, राइट। ये ट्रेंड मतलब काफी कुछ आप एपीपीएससी के आप 2024 के पेपर को आप देखिए तो बहुत कुछ आपको यूपीएससी के पेपर जैसा आपको फील होगा, राइट। देन करंट अफेयर्स, इजी क्वेश्चंस थे, मॉडरेट थे, 2020 में कम क्वेश्चंस थे। यहां पे क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा था और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा थे। स्टेट स्पेसिफिक मतलब इसका वेटेज तो बहुत ज्यादा बढ़ गया 2024 के बाद से, तो चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। देन कॉन्सेप्चुअल साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेग्लिजिबल थी, मतलब थी ही नहीं 2020 में, और यहां पे बहुत ज्यादा थी। पेपर रिजेम्बलेंस जो 2020 में था वो एसएससी या स्टेट पीएससी से मिलता था, मतलब एसएससी का जो जीएस होता है उस तरह का पेपर। कहने का मतलब कि इजी था, मतलब मॉडरेट तो लिखा हुआ है लेकिन इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं। और यहां पे 2024 तक आते आते यूपीएससी जीएस प्रीलिम्स स्टाइल, तो यहां पे मेरा सजेशन आपको होगा कि आप पहले से मान के चलो कि पेपर डिफिकल्ट ही आएगा, राइट। हम माने ही क्योंकि पेपर इजी आएगा, इजी आ गया तो और अच्छा है हमारे लिए, राइट। मतलब आप अगर एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करके जाते हैं तो ऐसा थोड़ी कि आसान पूछेगा तो आप नहीं कर पाएंगे, डिफिकल्ट कर रहे हैं तो आसान भी कर लेंगे, ठीक है। बट आपने काफी मॉडरेट तरीके से, मतलब आप पहले से मान के गए कि पेपर मतलब सिंपल सिंपल तरीके से आपने प्रिपरेशन करी है, ठीक है। आप ज्यादा डेप्थ में गए नहीं और पेपर डिफिकल्ट आ गया तो वहां पे आपके साथ एक शॉक हो सकता है, राइट। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है, ओके। क्योंकि ये ट्रेंड, ये एपीपीएससी की बात नहीं है, ये जो शिफ्ट है, ठीक है, फ्रॉम फैक्चुअल टू कॉन्सेप्चुअल, ये ऑलमोस्ट हर पेपर में देखा जा रहा है, चाहे वो किसी स्टेट, अलग अलग स्टेट के जो है वो पीएससी के एग्जाम हो या और भी बाकी सारे आप एग्जाम देख लो, एनडीए के, सीडीएस के, वो ये ट्रेंड जो है ये हर जगह आपको देखने को मिल रहा है, राइट। तो हमको भी इस तरीके से प्रिपेयर करना है, और हमने तो अपना कोर्स इस तरीके से डिजाइन किया है कि अगर आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, तो आप बड़े आराम से एपीएससी के साथ साथ आप आराम से यूपीएससी को भी टारगेट कर सकते हैं, राइट। क्योंकि सिलेबस सेम है, ठीक है। अब पेपर भी बिल्कुल, अप्रोच भी बिल्कुल सेम होता जा रहा है, तो हमने तो इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपका एपीपीएससी तो एश्योर होगा ही होगा, आप आराम से यूपीएससी को भी टारगेट कर सकते हैं, राइट। तो ये है, राइट। और उसी चीज को जो है मैंने ग्राफ में, तो देखो जैसे वहां से क्लियर पिक्चर नहीं पता चल रही थी, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि पॉलिटी में मतलब 23 से 18 तो डिक्लाइन तो है, बट 18 होने के बाद भी आप देखो अभी भी सबसे बड़ा सेक्शन क्या है, पॉलिटी, राइट। सबसे बड़ा बात किसका है, पॉलिटी का। देन हिस्ट्री में भी डिक्लाइन था, लेकिन डिक्लाइन होने के बाद भी सेकंड नंबर पे हाईएस्ट क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से। हाँ, साइंस एंड टेक ये बिल्कुल कम था, यहां पे साइंस एंड टेक में आपको एक जंप देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये है। देन इकोनॉमी, एनवायरमेंट में एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिल रहा है, मतलब इकोलॉजी, ये इसमें जो है आपको एक बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। देन अरुणाचल बेस, ये क्वेश्चन तो वहां पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है ही नहीं, और ये तो ऐड ही हुआ बाद में, तो अब तो इसका वेटेज बहुत बढ़ गया, राइट। तो ये है, ओके। तो आई होप आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी, ओके। और आपका जो है कैलेंडर आ चुका है, तो इसलिए हमने इतना जो है इंटेंस रिसर्च किया ताकि आप जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, राइट। बिकॉज हम टाइम करेंसी में बिलीव करते हैं, फॉर अस टाइम इज मनी, टाइम इज करेंसी, राइट। तो जैसे आप पैसे खर्च करने के बारे में 100 बार सोचते हैं कि हम पैसे गलत तरीके से नहीं खर्च करेंगे, टाइम तो इनवैल्यूएबल है, राइट। टाइम आपको बिल्कुल नाप तोल के मिला हुआ है, ये कम नहीं है। मैंने बार बार बोला कि दिस टाइम इज एनफ, इट इज सफिशिएंट, राइट। ये ना कम है ना ज्यादा है, लेकिन आप पता चले कि आप गलत तरीके से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, आपका विजन ही क्लियर नहीं है, आपको एग्जाम के पैटर्न की ही समझ नहीं है, और आप लग गए प्रिपरेशन में और आपके 2-3 महीने इसी में बर्बाद हो गए, राइट।
ये नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, ये जो इतना लंबा सेशन हमने किया। और सेशन तो केवल मतलब आई डोंट नो कितने समय ये सेशन चला, मैं देख भी नहीं रहा था, मैं घड़ी को देख भी नहीं रहा था, राइट। मेरा टारगेट था कि सारी चीजें मैं डिटेल में आपके पास डिस्कस करूं, बट चाहे जितना भी टाइम लगा हो, इसके पीछे जो रिसर्च है उस पर और भी ज्यादा मेहनत लगी, राइट। तो आई होप ये पिक्चर आपका पूरा क्लियर हो गया होगा, ओके। और अब जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो एक सही तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, एक गाइडेड वे में आप स्टार्ट करेंगे। मतलब सिलेबस जो है वो बिल्कुल आपके सामने होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा मेंटोर होना चाहिए, या जो कहीं से भी, जहां से भी आप अपने लिए गाइडेंस प्रोक्योर कर सकते हैं, आप वहां से अपने लिए जो है लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आप मिसगाइडेड तरीके से प्रिपरेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, राइट। टाइम जो है वो केवल अप्रोप्रिएट है, ना कम है ना ज्यादा है, तो आप इसे वेस्ट नहीं कर सकते, ओके। क्योंकि आप खुद देखो कि एक अटेम्प्ट मिस होने का मतलब है कि फिर आप कम से कम 2 साल, 1 से 2 साल आपको वेट करना पड़ता है, राइट। तो अगर एबिलिटी है और आपके अंदर डेडिकेशन है, पैशन है, राइट, तो फिर क्यों इतना समय वेस्ट करना। हम पहली बार में ही टारगेट को हिट कर सकते हैं, राइट। और हमने अपना सिलेबस इस तरीके से डिजाइन किया है एनईपीएससी में कि इसके सारे एस्पेक्ट को हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। तो इफ यू वांट यू कैन विजिट अस, राइट। तो ये सारी बातें हमें आपको बतानी थी, ओके। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ओके। मिलते हैं अब, चूंकि कैलेंडर आ गया है तो ऐसे सेशंस हम लेकर आते ही रहेंगे, ओके। मिलते हैं आपसे इसी तरह से एक नेक्स्ट सेशन में, एक ऐसे ही वैल्यूएबल सेशन में, ओके। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप रीडिंग, कीप डूइंग।